हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बीए पार्ट थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी एंड बार्टर सिस्टम, अर्थात मुद्रा का परिचय तथा वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अपन देखेंगे कि मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ है और वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो चलते हैं, अपन पहले बात करते हैं मुद्रा का परिचय। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा अब तक जो जितने आविष्कार किए गए हैं उनमें से मुद्रा का आविष्कार भी बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार है। जिस प्रकार पहिए ने आविष्कार ने मानव जीवन को बदल दिया है और आग ने मनुष्य के जीवन को बदला है, उसी प्रकार मुद्रा ने भी मनुष्य के जीवन को बदल दिया है। मानव जीवन के विकास में जिस प्रकार पहिए और आग का योगदान है, उसी प्रकार मुद्रा का भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के कारण पहिए को जहाँ कला में महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, तो जब आग को विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, उसी प्रकार मुद्रा को अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। जैसा कि अपन सभी जानते हैं, मनुष्य के विकास में मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि अपन सभी जानते हैं कि मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं। इन दोनों शब्दों से सभी व्यक्ति परिचित हैं। अब इस मनी शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। प्राचीन रोम में देवी जूनो का दूसरा नाम मोनेटा था। रोम में सबसे पहले टकसाल देवी जूनो या मोनेटा के मंदिर में खुली थी। टकसाल का मतलब होता है जहाँ पर सिक्कों की ढलाई का काम होता है, वो होती है टकसाल। तो रोम में सबसे पहले जो देवी जूनो या अपन के मोनेटा, उनके मंदिर में जो टकसाल खुली थी, उस टकसाल से जो भी सिक्के रुपए जो मनी आती उसका नाम सब ने मनी का। वहाँ से जो भी मुद्रा निकलती थी उसको मनी का। उन मनी के बाद में वो मनी नाम है वो हर जगह प्रचलित होने लगे और सब जगह उन सिक्कों को मनी कहने लगे। और इसी से मुद्रा अपन बात करें कि करेंसी का नाम है वो मनी पड़ा है। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं कि मुद्रा कहते किससे हैं, मुद्रा का तात्पर्य क्या है। जैसे कि अपन सभी जानते हैं कि मुद्रा शब्द से सभी परिचित हैं, परंतु जब इसको परिभाषित करना होता है कि मुद्रा किसे कहते हैं, तो ये किसी के लिए भी आसान नहीं है कि आज कि एक शब्दों में उसको पूरी तरीके से मुद्रा को परिभाषित कर पाए अपन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपन ने एग्जाम की दृष्टि से दो अर्थशास्त्रियों की अपन ने परिभाषाएं यहाँ पे ली है, और साथ में जितने भी अर्थशास्त्री दी परिभाषाएं उन सब की विशेषताओं को ध्यान में रखते एक कॉमन परिभाषा आपने बनाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बहुत ही छोटी और बहुत ही सिंपल और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाने वाली परिभाषा। प्रोफेसर वाकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी जो मुद्रा कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती है वो मुद्रा कहलाती है। जैसे मुद्रा के कार्य क्या है? मुद्रा का कार्य है किसी वस्तु का विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, स्थगित भुगतानों का मान, मतलब उधार लेन देन में भी। और ये अपन सब क्या कहलाती है? मुद्रा। तो इसी के कारण मुद्रा, इस जो वाकर ने परिभाषा तो दी थी बहुत ही एक सिंपल लाइन में, लेकिन ये पूर्ण नहीं है कि क्या क्या कार्य हैं, किस किस कार्यों को अपन मुद्रा में। फिर अपन बात करते हैं प्रोफेसर काउथर के अनुसार। काउथर की परिभाषा को काफ़ी हद तक स्वीकार किया गया है कि हाँ ये एक अच्छी परिभाषा हो सकती है मुद्रा की। कोई भी वस्तु जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, साथ ही मूल्य के मापन तथा मूल्य संचय का कार्य करती है, मुद्रा के रूप में परिभाषित की जा सकती है। अब अपन ये दो तो परिभाषाएं अपन हो गई जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, प्लस और भी अर्थशास्त्रियों की है जो मैंने यहाँ नहीं लिखी। उन सब की परिभाषाओं के गुणों के आधार पर एक सामान्य परिभाषा बननी है। वो परिभाषा है मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत
तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जा सकती है। यानी इसमें अपन देखें विनिमय का माध्यम तो है ही है, साथ में मूल्य का मापक भी होनी चाहिए, स्थगित भुगतानों के मान भी और मूल्य के संचय के साथ में ये भी होना चाहिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए और विस्तृत यानी बहुत बड़े क्षेत्र में होनी चाहिए। सामान्य रूप से लोगों द्वारा यानी सबके द्वारा सामान्य स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। जैसे अपन बात करें रुपये, कोई भी अपने कोई खाली कागज़ दे देगा तो उसको मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अगर उसमें आरबीआई के द्वारा जारी कोई नोट होगा तो वो सभी लोग स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार अपन देखें मुद्रा वो जिसको इन गुणों के साथ इनके कार्यों के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि वो स्वतंत्र भी हो, विस्तृत भी हो, सामान्य रूप से लोगों के द्वारा स्वीकृति यानी लोगों की उसको स्वीकृति मिलनी भी जरूरी है, तभी अपन उसको लेन देन में काम। अगर लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो वो मुद्रा के रूप में अपने कार्य कैसे कर पाएगी। अब अपन बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली सबसे तो परिचित भी होंगे बार्टर सिस्टम। ये अधिकतर अपन ने 10-15 साल पहले गाँवों में भी देखने को मिलता था और बहुत परंपरागत समय में इसी वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से सारा व्यापार होते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ है वस्तुओं से वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली वस्तु विनिमय कहलाती है। जैसे अपन एक वस्तु दूसरे को दें, दूसरे से उसके बदले में वस्तु लें तो वो कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो एक और शब्दों में अपन बात करें तो जैसे वस्तु के बदले वस्तु खरीदने या बेचने की व्यवस्था को वस्तु विनिमय कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देख लें अपन तो अनाज के बदले वस्त्र, वस्त्र के बदले दूध, दूध के बदले अनाज, अनाज के बदले सब्जी। तो ये सब उदाहरण अपन देखें तो इसके समझ सकते हैं कि वस्तुओं के बदले जो वस्तु दी या ली जाती है उसे अपन कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ये अपन अधिकतर जब मानव जीवन में बहुत ही छोटे समुदाय में रहता था, आवश्यकताएं बहुत कम थी और उस समय अधिकतर वो आत्मनिर्भर था, खुद पर निर्भर था, तब उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। लेकिन आज के समय में देखें तो मानव जीवन में वस्तु विनिमय प्रणाली से कार्य नहीं हो सकता और इसी के कारण मुद्रा का आविष्कार हुआ है वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों के कारण। अब अपन देखेंगे कि क्या दोष हैं। एक चीज़ और आप लोगों ने देखी होगी कि पुराने जैसे 10-15 साल पहले गाँवों में सब्जी वाला आता था तो सब्जी के बदले वो अनाज देते थे, अनाज उसको सब्जी दे देता था सब्जी वाला। दूसरा अपन ने ये भी देखा होगा कि यह आप अपने पापा दादा से पूछ सकते हो कि जैसे नाई था वो कटिंग करके जाता था, उसके बदले वो परिवार उसको अनाज देता था। किसान जैसे बात करें अपन किसान की बात कर लें तो किसान जैसे अनाज देता था उसके बदले वो कटिंग करके जाता था। इसी प्रकार बढ़ाई है या लकड़ी वाला है वो लकड़ी दे के जाता था और उसको अनाज देते थे। लोहार का लोहे का सामान दे के जाता था उसके बदले वो अनाज देते थे। और कुम्हार तो इससे क्या होता था एक दूसरे के ऊपर आपस में वस्तु विनिमय होता था, वस्तु को बदले वस्तु दी और ली जाती थी। अब इसकी प्रणाली में क्या दोष है कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली इन कठिनाइयों के कारण ही मुद्रा का उत्पत्ति हुई है। देखो वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई ये है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कठिनाई। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का मतलब यह है कि जैसे मुझे कोई वस्तु चाहिए और मेरे पास जो अतिरिक्त वस्तु है, यदि उसको वो अतिरिक्त मेरे वाली अतिरिक्त वस्तु नहीं चाहिए लेकिन मुझे उसकी वस्तु चाहिए, फिर भी हमारे दोनों के बीच में विनिमय नहीं हो सकता। ये कहलाता है आवश्यकता के दोहरे संयोग की, मतलब दोनों के संयोग मिलने जरूरी है। ये जरूरी है मेरे पास जो अतिरिक्त वस्तु हो वो दूसरे के पास जो अतिरिक्त वस्तु हो, हम दोनों आपस में एक दूसरे वस्तुओं की आवश्यकता हो, तभी हम दोनों एक दूसरे वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का विनिमय करेंगे। तो ऐसे संयोग अगर मान लो नहीं अगर तो उसको ढूंढना पड़ता है कि किसको मेरे वाली वस्तु चाहिए और किसके पास मुझे चाहिए वो वस्तु है। तो इसमें इन दोनों को मिलना जरूरी है। तो इस आवश्यकता जबकि मुद्रा ने ये क्या किया कि आवश्यकता दोहरे संयोग की कटने को ख़त्म कर दिया कि आप जिसको चाहिए आप वाली वस्तु उसको दो, उससे रुपए लो, और आपको जो वस्तु चाहिए जिसके पास अतिरिक्त वस्तु है उसको रुपए दो, उससे आप ले लो। तो इसलिए आवश्यकता दोहरे संयोग की कठिनाई या दोष है जो वस्तु विनिमय प्रणाली में पाया जाता है। दूसरा सामान्य मूल्य मापन में कठिनाई। सामान्य मूल्य मापन कठिनाई का मतलब यह है कि वस्तु का मूल्य कैसे मापा जाए। कैसे कहा जाए कि 2 किलो गेहूं के बदले
1 किलो दूध मिलना चाहिए, 2 किलो दूध मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कितने बोरी अनाज दें तब भैंस मिलनी चाहिए, ऐसा सामान्य कोई मूल्य मापक वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत नहीं था। बस आपसी दोनों समन्वय के जो भी लेन देन होता था आपसी, उनके आधार पर हो जाता था कि आपस में सौदे कर लेते थे, उसके आधार तो कोई सर्वमान्य नहीं था। एक व्यक्ति भैंस को ले रहा है वो 10 बोरी दे रहा है, एक व्यक्ति भैंस को ले रहा है वो 20 बोरी भी दे रहा है, एक व्यक्ति दूध के बदले 2 किलो गेहूँ दे रहा है, एक व्यक्ति दूध के बदले 1 किलो गेहूँ दे रहा है। तो कोई सर्वमान्य कोई मूल्य मापन नहीं था। जैसे आज चीनी के 40 रुपये हैं तो सभी के लिए चीनी के रुपये हैं वो 40 रुपये ही है। तीसरी बात है मूल्य संचय का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत अपन वस्तुओं का लंबे समय तक संचय करके नहीं रख सकते, और ऐसी वस्तुएं जो जल्दी नष्ट हो जाती है उनका तो बिल्कुल भी संचय नहीं है, जैसे दूध का हुआ, सब्जी का हुआ। तो जब लेकिन अपन रुपये में अपन रुपये का संचय कर सकते हैं, तो इसमें ये कठिनाई ये दोष है वस्तु विनिमय प्रणाली में। फिर फोर्थ आती है अविभाज्य वस्तु के विनिमय में कठिनाई। जो वस्तु विभाजित नहीं है, जैसे भैंस है, अब भैंस के बदले अपने को 2 बोरी गेहूँ चाहिए, लेकिन 2 बोरी गेहूँ में भैंस दे देंगे तो उसको तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए क्या है, या मतलब ये कुमार से मटकी चाहिए उसके बाद भैंस है, तो उसमें अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कैसे करें, ये वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत बड़ी कठिनाई। लेकिन जैसे आज मुद्रा की बात करें, अगर भैंस को बेच के जो रुपया है उससे 2 बोरी गेहूँ लो, 1 बोरी लो, 3 बोरी लो, कुमार से मटकी लो, कुछ भी लो, तो वो विभाजन का कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन उस वस्तु विनिमय प्रणाली में ये विभाजन की कठिनाई आती थी। फिर आता है भावी भुगतान में कठिनाई। भावी भुगतान मतलब आज अपन किसी से उधार लेते हैं बाद में वापस भुगतान करने का। तो ये मुद्रा में तो अपन कह देते हैं आज आपसे 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, 6 महीने बाद आपको 1 लाख तक दे दूंगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ये नहीं कि आज आपसे भैंस ले लूँ, 6 महीने बाद में आपको भैंस और बछड़ा दे दूंगा या भैंस दे दूंगा, कैसे वो कट नहीं। दूसरी बात है, अगर किसी को भैंस दो, भैंस खत्म हो गई तो क्या होगा। तो भावी भुगतान में और कैसे कितना करना है, कितना अनाज किसी से लिया, अगले साल अनाज का बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ तो उसका मूल्य कम हो जाएगा, तो यह बहुत कम हुआ तो मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कोई सर्वमान्य तरीका नहीं था कि जैसे भावी भुगतान कर दे, तो दोनों के बीच में झगड़े होने की भी संभावना रहती थी भावी भुगतान के अंतर्गत। छठा है मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। मूल्य हस्तांतरण का मतलब यह है कि जैसे आज अपन मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेके चले जा सकते हैं। जैसे जयपुर जाना हो, अमेरिका जाना हो, दिल्ली जाना हो, कहीं जाना हो तो अपन जा सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में अपने जहाँ पे जाना होगा वहाँ वस्तुओं को लेके जाना होगा। मूल्य हस्तांतरण के लिए वस्तुओं को लेके जाना हो। अब जैसे हल्की वस्तुओं को और भी लेके जाया जा सकता है, लेकिन भारी वस्तुओं को लेके जाना, अब मान लो अपने दिल्ली जाना है तो अपन भैंस लेके दिल्ली जाएंगे, तो वो ले जाने उसके मूल्य से ज़्यादा वो लेके जाने और लेने और लाने और ले जाने में भी खर्च हो जाएगा। तो इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में एक ये कठिनाई या दोष है कि उसमें मूल्य हस्तांतरण नहीं कर सकते अपन, या आसानी से मूल्य हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। और सातवां विशिष्टीकरण की कठिनाई, यानी अपन देखते हैं कि पुराने समय में जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो सारी जो खेती थी वो परंपरागत खेती थी और एक ही खेत के अंतर्गत बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। इसके कारण ये था कि व्यक्ति दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहे, दूसरों से वस्तुओं का वस्तु विनिमय नहीं करना पड़े। लेकिन अपन देखते हैं कि जब विशिष्टीकरण किया जाता है किसी वस्तु का, तो उसका प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, चाहे खेत की बात करें या प्रति उत्पादन साधन की उत्पादकता है, वो बढ़ जाती है। और विशिष्टीकरण के से बाजार का भी बड़ा विस्तार हो। जैसे आज के समय में देखते हैं कि मुद्रा के कारण सभी ने आज एक खेत में बड़े स्तर पर एक फसल को लगाया जाता है, तो इससे क्या होगी, उत्पादकता भी बढ़ी प्लस प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। तो यह विशेषता विशिष्टीकरण की वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर एक फसल का उत्पादन कर दिया तो अब उसको आवश्यक वस्तुओं के लिए उस व्यक्तियों को ढूंढना पड़ेगा जिसको उस फसल की आवश्यकता हो और उसको पास जो उसे आवश्यकता वो वस्तुएं उपलब्ध हो। तो ये कठिनाई उसमें थी, लेकिन मुद्रा में ये कठिनाई इस समस्या को भी दूर कर दिया। तो इन समस्याओं और कठिनाइयों के कारण ही मुद्रा का उत्पत्ति हुई है, उद्भव हुआ है। अगले चैप्टर में अपन करेंगे कि मुद्रा क्या क्या कार्य करती है जिसके कारण अपने विकास में सहायक है। थैंक यू।